नमस्कार, आपका स्वागत है परीक्षा माइट पर। आज के सेशन में कवर करने वाले हैं 9th साइंस एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 फैक्ट का पार्ट 1। सेशन को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अगला है, हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है: ठोस, द्रव और गैस। अगला है, ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्य होते हैं। अगला है, ठोस में कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। गैसों में यह अधिकतम और द्रवों में मध्यवर्ती होती है। अगला है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। अगला है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है तथा गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। अगला है, ठोस में कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है और द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। गैसों में कई क्रम नहीं होता है और कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। अगला है, पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती है। अवस्थाओं में परिवर्तन ताप तथा दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। अगला है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में पहुंच जाता है तथा गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो सकती है। अगला है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है क्वथनांक कहलाता है। अगला है, क्वथनांक की समष्टि परिघटना में समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होते हैं। द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होते हैं। अगला है, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। अगला है, वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। आप ध्यान रखें, एक सतही परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर आकर्षण बल को पार कर वाष्प अवस्था में चले जाते हैं। अगला है, वाष्पीकरण की गति सतही क्षेत्रफल, तापमान, आर्द्रता, वायु की गति पर निर्भर करती है। सतही क्षेत्रफल, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति इन पर निर्भर करती है वाष्पीकरण की गति। अगला है, वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। अगला है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब तथा उसके क्वथनांक पर गैस में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक होती है। अगला है, संकलन की गुप्त ऊष्मा वह ऊर्जा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर उसके संकलन बिंदु पर द्रव में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक होती है। अगला है, मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ, तत्व तथा या अथवा यौगिक तत्व अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं मिश्रण में। अगला है, मिश्रणों को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है। अगला फैक्ट है, विलयन दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ये ध्यान रखें आप, विलयन समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक तथा छोटे अवयव को विलेय कहते हैं। बड़े अवयव को विलायक और छोटे अवयव को विलेय कहते हैं। अगला है, विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की
मात्रा है। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा है। अगला है विलयन की सांद्रता, तो ये इक्वल होता है विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा। इसे विलयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है। अगला है वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील हो तथा आंखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। तो ये निलंबन के लिए ध्यान रखें आप। और निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। अगला है कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कण इतने छोटे होते हैं कि आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश का फैलाव कर सकते हैं। कोलाइड उद्योग तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलय कणों को परिक्षिप्त अवस्था तथा विलायक को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। विलय कणों को परिक्षिप्त अवस्था तथा विलायक को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। अगला है शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं, यह ध्यान रखें आप। अगला है तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगला है यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक संयोजन से निर्मित होता है। अगला है यौगिकों के गुण उनके अवयव तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। यौगिक के लिए आप ये ध्यान रखें भिन्न होते हैं इसके गुण, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुण प्रदर्शित करते हैं। मिश्रण में तत्व और यौगिक अपने अपने गुण प्रदर्शित करते हैं। अगला है सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में वाष्पीकरण का विधि का प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड को जल से पृथक करने में वाष्पीकरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में ऊर्ध्वपातन का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में। अगला है धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में छानन या अपकेंद्रण या संघनन विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला है दही से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रण का विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला है जल से तेल निकालने के लिए पृथक्करण कीप का प्रयोग किया जाता है। अगला है चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में छानन विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला है बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में चुंबकीय विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला है भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में निष्पावन विनोविंग विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला है पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कणों को पानी से अलग करने के लिए अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला है पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला है किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है। यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है। अगला है एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। अगला है तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है तथा उसके सभी रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है। अगला है अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। पदार्थ के सभी गुण प्रदर्शित
यह दर्शाता है। अगला है, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संघटक तत्वों तथा संयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। अगला है, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। अगला है, परमाणु का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणु आयन कहते हैं। इनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। अगला है, आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। यह प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। अगला है, आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिक का रासायनिक सूत्र ज्ञात किया जाता है। आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिक का रासायनिक सूत्र ज्ञात किया जाता है। अगला है, वैज्ञानिक तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमानों की तुलना करने के लिए सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान स्केल का उपयोग करते हैं। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान स्केल का उपयोग करते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 निर्धारित किया जाता है। सापेक्ष द्रव्यमान कितना? 12 निर्धारित किया जाता है और अन्य तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान इसी की तुलना से ज्ञात किया जाता है, यानी कार्बन 12। ये ध्यान रखिए। अगला है, इसे क्या सापेक्ष द्रव्यमान 12 निर्धारित किया जाता है और परमाणु का द्रव्यमान इसी से ज्ञात किया जाता है, कार्बन 12। अगला है, छः 0.022 गुणित 10⁻23 अवोगाड्रो स्थिरांक है जो 12 ग्राम कार्बन 12 में विद्यमान परमाणुओं की संख्या है। अगला है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज क्रमशः जे थॉमसन और ई गोल्डस्टीन ने की है। अगला है, जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया है कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। अगला है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग ने परमाणु केंद्रक की खोज की। परमाणु केंद्रक की खोज किसने करी है? रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग ने। अगला है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया है कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं। इस मॉडल से परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं की जा सकी है। ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की यह कमी है। इस मॉडल से परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं की जा सकी है। अगला है, नील बोर का परमाणु मॉडल अधिक सफल था। उन्होंने प्रस्तावित किया है कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली अलग अलग कक्षाओं में स्थित होते हैं। यदि बाहरी कक्षा पूर्ण हो जाए तो परमाणु स्थिर तथा कम क्रियाशील होता है जब वह बाहरी कक्षा में पूर्ण हो जाए। अगला है, जे चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की खोज की। अतः परमाणु में 3 अवपरमाणु कण होते हैं। अवपरमाणु कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन अनावेशित होता है। अगला है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग 1/2000 के बराबर होता है। यह ध्यान रखें आप, सीधा एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/2000 के बराबर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग एक एक परमाणु द्रव्यमान इकाई माना जाता है। परमाणु की कक्षाओं को के, एल, एम, एन इस प्रकार से आगे नाम दिया जाता गया है। अगला है संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति होती है। संयोजकता क्या होता है? परमाणु की संयोजन शक्ति होती है। अगला है किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अगला है परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों में कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के बराबर होती है। अगला है समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु है। समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु है जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। अगला है समभारिक वे परमाणु है जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु उनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है। ये ध्यान रखें। अगला है तत्वों को उनके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। तत्वों को किसके आधार पर? प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। अगला है जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की सीमा यह है कि यह मॉडल दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को समझा नहीं सका। इसे किसी प्रयोग द्वारा स्थापित नहीं किया गया। यह इसकी सीमा है। अगला है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमा यह है कि इस मॉडल से परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं की जा सकती है। परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं की जा सकती है। अगला है रदरफोर्ड का अल्फा कर्ण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो यह परमाणु केंद्रक की खोज के लिए उत्तरदायी था। अगला है एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। ये ध्यान रखें आप। एक तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। अगला है क्लोरीन माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो यह होगी 8। ये ध्यान रखें आप। क्लोरीन 17 होता है और एक नेगेटिव है तो ये हो जाएगा 18। इसका विन्यास तो होगा तो इसकी संयोजकता 8 होगी। अगला है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? तो यह होगा 2, 8, 1। अगला कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने वृक्ष की छाल से प्राप्त कार्क में की थी। किसमें? कार्क में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में करी। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1674 में की थी। जीवित कोशिका की खोज के लिए किसने करी? ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। अगला है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। इसकी केंद्रक की खोज किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में करी थी। अगला है जे.ई. पुरकिंजे ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य माना था। जीव द्रव्य नाम दिया था। अगला है एम स्लीडन एवं टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। स्लीडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला है कोशिका जीवन की मूलभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है। अगला है जो जीव केवल एक कोशिका के बने होते हैं वे एक कोशिक जीव कहलाते हैं। बहुकोशिक जीव अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अगला है कोशिका का संगठन प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य द्वारा होता है। इन तीनों से मिलकर बना होता है। अगला है प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत है। यह प्लाज्मा झिल्ली जो है कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी? ये प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है?
प्लाज्मा झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है तथा वर्णात्मक पारगम्य होती है। यह पदार्थों की गति को कोशिका और वातावरण के बीच नियंत्रित करती है। कोशिका की यह पदार्थों की गति को इसको पदार्थों की गति को कोशिका और वातावरण के बीच कंट्रोल करती है। यह ध्यान रखें आप। अगला है पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर जो पादप कोशिकाएं होती है उनके प्लाज्मा झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की तरफ। यह पादप कोशिकाओं में जो किसकी बनी होती है? यह सेल्यूलोज की बनी होती है। यह भी ध्यान रखें आप। और संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। इसका काम क्या होता है? दृढ़ता प्रदान करना। अगला है अधिकांश कोशिकाओं में दोहरी परत से घिरा केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक किसे? दोहरी परत वाला होता है अधिकांश कोशिकाओं में, जिसमें क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं। इसी केंद्रक में क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं जो आनुवंशिक गुणों को जीन्स के द्वारा आगे बढ़ाते हैं। यह ध्यान रखें आप। अधिकांश कोशिकाओं में दोहरी परत से घिरा केंद्रक पाया जाता है और जिसमें क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं। ये क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं और जो आनुवंशिक गुणों को इसके द्वारा जीन्स के द्वारा आगे बढ़ाते हैं। अगला है जिन कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है तथा कोशिकी झिल्ली पाई जाती है उन्हें यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ये ध्यान रखें। यूकेरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? तो स्पष्ट केंद्रक होता है और केंद्र की झिल्ली पाई जाती है। स्पष्ट केंद्रक और केंद्र की झिल्ली पाई जाती है उन्हें यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। अगला है जिन कोशिकाओं में केंद्रीय क्षेत्र अस्पष्ट होता है तथा केंद्रक झिल्ली नहीं होती है वे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को ध्यान रखें आप। अगला है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते हैं। झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते हैं, केवल छोटे राइबोसोम उपस्थित होते हैं। यह पॉइंट आप ध्यान रखें, केवल छोटे राइबोसोम उपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक में। अगला है यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक झिल्ली युक्त अंगक पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक झिल्ली युक्त अंगक पाए जाते हैं। जैसे यह कौन कौन से? अंतद्रव्यीय जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। ये किसमें पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में अंतर्द्रव्य जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। अगला है अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। यह जो अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका द्रव्य में पाई जाती है यह कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है खुरदरी जिस पर राइबोसोम होते हैं। एक होती है खुरदरी प्रकार की जिस पर राइबोसोम होते हैं और प्रोटीन निर्माण में सहायक होते हैं। ये जो राइबोसोम होते हैं और ये प्रोटीन निर्माण में सहायक होते हैं। तथा एक और होती है चिकनी जो वसा या लिपिड के निर्माण में सहायक होती है। ये दो प्रकार की अंतर्द्रव्य जालिका होती है, एक तो खुरदरी प्रकार की और एक चिकनी प्रकार की। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। अगला है गाल्जिकाए झिल्ली युक्त पुट्टिकाओं का स्तंभ है। गाल्जिकाए जो होता है वो झिल्ली युक्त पुट्टिकाओं का स्तंभ है जो संश्लेषित पदार्थों का क्या करता है? संचयन करता है, रूपांतरण करता है और पैकेजिंग करता है। ये ध्यान रखें आप। संचयन, रूपांतरण और पैकेजिंग यह कौन करता है? गाल्जिकाए। ठीक है। अगला है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? इनमें पाचक एंजाइम होते हैं इस कारण से। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं क्योंकि यह एटीपी एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला है प्लास्टिड जो होते हैं वो पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्लास्टिड किस में पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में। ध्यान रखें आप। और मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, इनके प्रकार भी है दो प्रकार। कौन सा होता है? क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ध्यान रखें, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट भाग है प्लास्टिड के और यह पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। अगला है ऐसे क्रोमोप्लास्ट जो हरे रंग के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और यही क्लोरोप्लास्ट
प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये ध्यान रखें। प्लास्टिड दो प्रकार के, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है हरे रंग का होता है, ये ध्यान रखें। इसको क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और यही क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण करता है। अगला है ल्यूकोप्लास्ट का कार्य भोज्य पदार्थ का संचयन करना है, संचय करना है। यह ध्यान रखें आप। ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है? भोज्य पदार्थों का संचयन। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट दोनों में अपना स्वयं का डीएनए एवं राइबोसोम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों में यह ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। अगला है पादप कोशिकाओं में एक बड़ी रसधानी वैक्यूल होती है जो कोशिका की स्फीति बनाए रखती है। एक बड़ी रसधानी होती है जो कोशिका की स्फीति बनाए रखती है तथा अवशिष्ट पदार्थों सहित अनेक महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय करती है। और ये रसधानी वैक्यूल, इसका ध्यान रखें आप। अगला है कोशिका में CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ विसरण तथा परासरण द्वारा कोशिका के अंदर तथा बाहर जाते हैं। कोशिका में CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ विसरण तथा परासरण द्वारा कोशिका के अंदर तथा बाहर जाते हैं। अगला है जब किसी कोशिका में CO2 की सांद्रता बाह्य वातावरण से अधिक हो जाती है, ध्यान रखिए आप, बाह्य वातावरण से अधिक हो जाती है तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण के द्वारा CO2 कोशिका के बाहर निकल जाती है। कोशिका के बाहर निकलने की CO2 की प्रक्रिया को पूरे ध्यान रखें आप कि जब किसी कोशिका में CO2 की सांद्रता, कोशिका के अंदर CO2 की सांद्रता बाह्य वातावरण से अधिक हो जाती है, क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा CO2 कोशिका के बाहर निकल जाती है। अगला है किसी कोशिका में पानी की कमी होने पर या उसे तनु विलयन में रखने पर जल के अणु बाह्य माध्यम से कोशिका के भीतर परासरण द्वारा प्रवेश करते हैं। यह ध्यान रखें, कोशिका के अंदर कैसे प्रवेश करेंगे? किसी कोशिका में पानी की कमी होने पर क्या होता है? जब पानी की कमी होती है या उसे तनु विलयन में रखने पर जल के अणु बाह्य माध्यम से कोशिका के भीतर परासरण द्वारा प्रवेश करते हैं। किसी कोशिका में पानी की कमी होने पर या उसे तनु विलयन में रखने पर जल के अणु बाह्य माध्यम से कोशिका के भीतर परासरण द्वारा प्रवेश करते हैं। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड ऐसे कोशिका अंगक है जिनमें अपना स्वयं का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। अगला है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका RER की सतह पर स्थित राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला है लिपिड का संश्लेषण चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका ACR में तथा प्रोटीन का संश्लेषण खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका RER पर स्थित राइबोसोम में होता है। अगला है अमीबा भोजन के संपर्क में आते ही अपनी प्लाज्मा झिल्ली द्वारा उसे चारों ओर से घेर लेता है। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इससे भोजन रिक्तिका बनती है जिसका पाचन कहाँ होता है? लाइसोसोम में। यहाँ पर लिखा हुआ है लाइसोसोम द्वारा होता है। अगला है परासरण, वह प्रक्रिया है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, किसके द्वारा? अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जल या अन्य विलायक का विसरण होता है। ध्यान रखें, परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जल या अन्य विलायक का विसरण होता है। अगला है कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु
समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। समसूत्री विभाजन की आवश्यकता कहाँ होती है? जहाँ कायिक वृद्धि और मरम्मत होना हो। इस विभाजन का औचित्य जीवों के आकार में वृद्धि। यह क्यों होता है? जीवों के आकार में वृद्धि होती है। इससे विभिन्न टूट फूट की मरम्मत करना और घावों को भरना तथा केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात को संतुलित बनाए रखना है। युग्मकों के बनने के लिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। युग्मकों के बनने के लिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इस कोशिका विभाजन द्वारा गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी हो जाती है, जो नई पीढ़ी में युग्मक संलयन द्वारा पुनः मात्र कोशिका के समान हो जाती है। इस प्रकार ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर बनी रहती है। इस कोशिका विभाजन द्वारा नए संयोजन बनते हैं। अगला है कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान हो, उत्तक कहलाता है। उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान हो, उत्तक कहलाता है। अगला है पादप एवं जंतु कोशिका में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। पौधों के अधिकांश उत्तक मृत होते हैं। परंतु ये जीवित उत्तकों की भांति ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। इसके विपरीत जंतुओं के अधिकांश उत्तक जीवित उत्तक होते हैं। अगला है पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक तथा स्थायी उत्तक। दो प्रकार के हैं, ये ध्यान रखें आप, विभज्योतक उत्तक तथा स्थायी उत्तक। अगला है विभज्योतक में ही विभाजन की क्षमता होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, विभज्योतक में ही विभाजन की क्षमता होती है। इसके विभाजन द्वारा पौधों की वृद्धि होती है। किसके द्वारा पौधों की वृद्धि होती है? विभज्योतक उत्तक की विभाजन क्षमता जो होती है उसके कारण पौधों की वृद्धि होती है। अगला है स्थायी उत्तकों में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। स्थायी जो उत्तक होते हैं उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। आगे इसमें ये उत्तक विभज्योतक से ही बनते हैं। स्थायी उत्तक का निर्माण किससे होता है? विभज्योतक उत्तक से ही बनते हैं। इन्हें सरल एवं जटिल उत्तकों में बांटा गया है। ये भी किसमें होते हैं? स्थायी उत्तक सरल एवं जटिल उत्तकों में दो भागों में विभाजित है। अगला है सरल उत्तकों में पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेनकाइमा, जबकि जटिल उत्तक में जाइलम एवं फ्लोएम आते हैं। सरल उत्तकों में कौन कौन आता है? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेनकाइमा, ये तीन आते हैं। जबकि जटिल उत्तक में कौन आता है? जटिल उत्तक में जाइलम और फ्लोएम आते हैं। अगला है जाइलम एवं फ्लोएम को क्या कहते हैं? संवहन उत्तक। संवहन उत्तक इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये विभिन्न पदार्थों का क्या करते हैं? संवहन करते हैं। अगला है कार्य के आधार पर जंतु उत्तकों को निम्न प्रकार में बांटा गया है। तो वो है एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक तथा तंत्रिका उत्तक। यानी कार्य के आधार पर ये जंतु उत्तकों को इन प्रकार में बांटा गया है। एक तो एपिथेलियल उत्तक हो गया, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। अगला है त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली आदि सभी एपिथेलियमी उत्तक की बनी होते हैं। किससे बने होते हैं? ये सभी त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली, ये सभी किससे बनी होती है? एपिथेलियमी उत्तक से बने होते हैं। ये ध्यान रखें आप। अगला है रक्त, अस्थि तथा उपास्थि, यह तीनों संयोजी उत्तक के अंतर्गत आते हैं। ये कौन है? यह रक्त, अस्थि तथा उपास्थि, यह संयोजी उत्तक के अंतर्गत आते हैं। अगला है दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाली संयोजी उत्तक को क्या बोलते हैं? लिगामेंट, स्नायु कहलाते हैं। इसी प्रकार अस्थियों को मांसपेशियों से, ध्यान रखिए, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को कंडरा यानी टेंडन कहते हैं। दो अस्थियों से अस्थियों को लिगामेंट और अस्थियों से मांसपेशियों से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को क्या बोलते हैं? टेंडन। अगला है पेशी उत्तक में तीन प्रकार की
पेशी ऊतक में कितने प्रकार की, 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। एक तो हो गई रेखिक, अरेखित पेशी तथा एक और है हृदय पेशी। ये 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है पेशी ऊतक में। जंतुओं में चलन एवं गति यह किसके कारण होती है, पेशी ऊतक के कारण ही होती है। जंतुओं में चलन एवं गति पेशी ऊतक के कारण ही होती है। अगला है रेखित पेशियों को, रेखित जो पेशियां होती हैं उन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। रेखित पेशियां जो होती है वो ऐच्छिक पेशियां, क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। इच्छा के अनुसार कार्य करने वाली पेशियां रेखित पेशियां, जबकि अरेखित पेशियों पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। अरेखित पे क्या होता है, इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, अतः इन्हें अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। अगला है तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, न्यूरॉन कहलाती है। यह ऊतक शरीर के सभी अंगों के कार्यों का सामंजस्य स्थापित करता है। सभी अंगों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है पेरेन्काइमा कोशिका कौन सी होती है, तो ये अंडाकार या गोलाकार पतली भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं हैं। यह पौधों के मुलायम हिस्से में पाई जाती है। दो कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय अवकाश होता है। इनका मुख्य कार्य भोजन संचयन। पेरेन्काइमा कोशिका कौन सी होती है, तो अंडाकार और या गोलाकार होती है, पतली भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं हैं। कौन सी होती है, पतली भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं, जो पौधों के किस में होती है, किस भाग में होती है, जहाँ मुलायम हिस्सा होता है वहाँ पाई जाती है। दो कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय अवकाश होता है, यह भी आप ध्यान रखें। दो कोशिकाओं के मध्य क्या होता है, अंतर कोशिकीय अवकाश होता है, यानी पेरेन्काइमा कोशिका में अंतर कोशिकीय अवकाश होता है। और इनका कार्य क्या होता है, भोजन संचयन का। अगला है कोलेनकाइमा, ये भी जीवित कोशिकाएं हैं। ये अनियमित रूप से कोनों पर मोटी होती है, ये ध्यान रखिए इसका, अनियमित रूप से कोनों पर मोटी होती है। कोनों पर मोटी होने के कारण इनके अंतरकोशिकीय अवकाश बहुत कम हो जाते हैं, यानी इनके बीच में अंतरकोशिकीय अवकाश बहुत कम हो जाते हैं। ये पौधों को लचीला बनाती है। पौधों को कौन लचीला कौन बनाता है, कोलेनकाइमा। यह पौधे को लचीला बनाती है। अगला है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में ये कोशिकाएं मृत होती है, हमेशा ध्यान रखें। मृत कोशिकाएं कौन सी है, स्क्लेरेनकाइमा। ये लंबी एवं पतली होती है, लेकिन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के जमा होने के कारण, किसके कारण, लिग्निन के जमा होने के कारण मोटी होती है। किस कारण से मोटी हो जाती है, लिग्निन के जमा होने के कारण। यह तने के संवहन बंडल के पास के ऊतकों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तने के संवहन बंडल जो होते हैं उनके पास के ऊतकों में पाई जाती है। तने के संवहन बंडल के पास के ऊतकों में पाई जाती है। यह पौधों के अंगों को दृढ़ता एवं कठोरता प्रदान करती है। ध्यान रखें, दृढ़ता एवं कठोरता कौन प्रदान करता है, स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं। और क्या होता है, इसे यांत्रिक सहारा भी देती है। जब ये दृढ़ता प्रदान करती है तो यांत्रिक सहारा भी देती है। अगला है स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इसकी व्याख्या तय की गई दूरी अथवा विस्थापन के रूप में की जाती है। स्थिति में परिवर्तन मतलब स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इसकी व्याख्या तय की गई दूरी अथवा विस्थापन के रूप में की जा सकती है। अगला है गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखी गति है। सबसे साधारण प्रकार कौन सा है, सरल रेखी गति। अगला है वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। अगला है किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिणाम है। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण है। अगला है गति के दौरान विस्थापन का मान शून्य हो सकता है। गति के दौरान विस्थापन का मान शून्य हो सकता है, किंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं होगी। ये ध्यान रखिए आप, गति के दौरान विस्थापन का मान शून्य हो सकता है, लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं होगी। अगला है जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। अगला है जब वस्तु समान समय अंतराल में
असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। अगला है, एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो कि नियत है या बदल रहा है। अगला है, प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। अगला है, किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगला है, त्वरण, तो यह होता है वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। अगला है, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। अगला है, गति का प्रथम नियम, वस्तु अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है। वस्तु अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। अगला है, वस्तु द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व किसे कहा जाता है? वस्तु द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अगला है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। किसी वस्तु का द्रव्यमान इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम है। अगला है, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। अगला है, गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। गति का द्वितीय नियम क्या है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। अगला है, बल का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है तथा प्रतीक एन द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। अगला है, वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है। वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। दिशा कौन सी होती है? जो वस्तु के वेग की होती है। इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। अगला है, गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। इस पर यह दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। अगला है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है चाहे वह विश्व में कहीं भी हो। इस प्रकार के नियम को सार्वत्रिक नियम क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक नियम, सार्वत्रिक नियम कहते हैं। अगला है, गुरुत्वाकर्षण एक क्षीण बल है। कौन सा है? क्षीण बल है जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संबद्ध न हो। अगला है, पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। अगला है, गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम होता है तथा यह पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होता है। यह ध्यान रखें, यह पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होता है और इसका मान ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर घटता जाता है। ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर घटता जाता है।
यानी ध्रुव से विषुवत की वृत्त की तरफ जाएंगे तो यह घटेगा। अगला है किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। वस्तु का भार वह बल है जिसे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। अगला है किसी वस्तु का भार द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अगला है किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। ये ध्यान रखिए आप, किसी वस्तु का जो भार होता है वह भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु द्रव्यमान जो होता है वह स्थिर होता है, स्थिर रहता है। ठीक है। अगला आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के बराबर होता है। तरल द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया यह बल उत्प्लावन बल कहलाता है। सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबाने पर उत्प्लावन बल का अनुभव करती है। अगला है जिस द्रव में वस्तुओं को डुबाया जाता है उसके घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव के पृष्ठ पर तैरती है। यदि वस्तु का घनत्व डुबोए जाने वाले द्रव से अधिक है तो वे द्रव में डूब जाती है। अगला है किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिमाण व बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल से परिभाषित होता है। कार्य का मात्रक जूल है, अर्थात 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणित 1 मीटर। किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य 0 होगा। अगला है यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो यह कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है। अगला है किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। वेग से गतिशील किसी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। वेग से गतिशील किसी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। अगला है वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के तल से h ऊंचाई तक उठाई गई किसी द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा mgh होगी। अगला है ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। इसकी न तो उत्पत्ति की जा सकती है और न ही विनाश। रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। अगला है प्रकृति में ऊर्जा विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। किसी वस्तु की गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाओं के योग को उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज तथा स्थितिज इन दोनों के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अगला है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड। अगला है एक किलोवाट की दर से 1 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। अगला है ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के कंपन करने के कारण उत्पन्न होती है। किस कारण से? कंपन करने से उत्पन्न होती है। अगला है ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम से अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरित होती है। किस रूप में? अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरित होती है। अगला है ध्वनि माध्यम में क्रमागत संपीड़नों तथा विरणनों के रूप में संचरित होती है। संपीड़नों और विरणनों के रूप में
संचरित होती है। अगला है ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ ही संचरित होता है। ये ध्यान रखें आप इसमें, ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ ही संचरित होता है। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान और पुनः अधिकतम मान के परिवर्तन से एक दोलन पूरा होता है। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान और पुनः अधिकतम मान के परिवर्तन से एक दोलन पूरा होता है। अगला है वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व या दाब आवर्ती रूप में अपने मान की पुनरावृत्ति करता है, ध्वनि की तरंगदैर्घ्य कहलाता है। अगला है तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन के लिए लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। अगला है एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एफ बराबर 1/t, एफ बराबर क्या होगा, ये 1/t। अगला है ध्वनि का वेग v, आवृत्ति f तथा तरंगदैर्घ्य लेम्डा में संबंध है, तो v बराबर f इंटू लेम्डा। ध्वनि की चाल मुख्यतः संचरित होने वाले माध्यम की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करती है। किस पर? माध्यम की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करती है। अगला है ध्वनि के परावर्तन के नियम के अनुसार ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब से समान कोण बनाते हैं और ये तीनों एक ही तल में होते हैं। अगला है ध्वनि के परावर्तन के नियम के अनुसार ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब से समान कोण बनाते हैं और ये तीनों एक ही तल में होते हैं। अगला है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.15 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। अगला है किसी सभागार में ध्वनि निर्बंध बारंबार परावर्तनों के कारण होता है। ध्वनि निर्बंध बारंबार परावर्तनों के कारण होता है और इसे अनुरणन कहते हैं। अगला है ध्वनि के अभिलक्षण जैसे तारत्व, प्रबलता तथा गुणता संगत तरंगों के गुणों द्वारा निर्धारित होते हैं। किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? तारत्व, प्रबलता और गुणता संगत तरंगों के गुणों के द्वारा होता है। अगला है प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों की शारीरिक अनुक्रिया है। प्रबलता क्या है? ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों की शारीरिक अनुक्रिया है। अगला है किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। मानवों में ध्वनि की श्रव्यता की आवृत्तियों का औसत परास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है। अगला है श्रव्यता के परास से कम आवृत्तियों की ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि तथा श्रव्यता के परास से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराध्वनि कहते हैं। अगला है पराध्वनि के चिकित्सा तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनेक उपयोग है। किसके? पराध्वनि के। अगला है हमें अपने खाद्य संसाधनों में सुधार के लिए संपोषणी प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है। किस? कौन सी? संपोषणी प्रणालियों को। अगला है हमें अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए न केवल वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना होगा बल्कि उन्हें नष्ट होने से भी बचाना होगा। अगला है
समपोषणी जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती, मिश्रित फसल, अंतर फसलीकरण एवं संगठित कृषि प्रणालियों को अपनाना होगा। समपोषणी जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती, मिश्रित फसल, अंतर फसलीकरण एवं संगठित कृषि प्रणाली को अपनाना होगा। अगला है कृषि का उत्तम वैज्ञानिक प्रबंधन। कृषि का उत्तम वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत सबसे पहले है उन्नत बीज का चुनाव, दूसरा है फसल की उचित देखभाल, तीसरा है खेतों में उगी फसल की सुरक्षा तथा कटी हुई फसल को हानि से बचाना। कृषि का उत्तम वैज्ञानिक प्रबंधन क्या होता है? उन्नत बीज का चुनाव करना, फिर दूसरा है फसल को उचित देखभाल, तीसरा खेतों में उगी फसल की सुरक्षा तथा कटी हुई फसल को हानि से बचाना। अगला है फसल की उत्तम किस्म के चयन के अंतर्गत फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरकों के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता तथा उच्च उत्पादन आदि गुणों का ध्यान रखा जाता है। फसल की उत्तम किस्म के चयन के लिए प्रतिरोधक क्षमता का, उर्वरकों की के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता और उच्च उत्पादन आदि गुणों का ध्यान रखा जाता है। अगला है फसल की किस्म में सुधार के लिए विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराकर उत्तम गुणों युक्त संकर नस्लें तैयार की जाती है। संकर नस्लें कैसे तैयार की जाती है? उत्तम गुणों वाली संकरण के माध्यम से। अगला है ऐसा संकरण जो एक ही जीनस की दो विभिन्न जातियों के मध्य किया जाता है अंतरा स्पीशीज संकरण कहलाता है। इसी प्रकार विभिन्न जेनेरा के मध्य होने वाला संकरण अंतरावंशीय तथा दो विभिन्न किस्मों के बीच होने वाला संकरण अंतराकिस्मीय कहलाता है। यह ध्यान रखें आप, अंतरा स्पीशीज संकरण क्या होता है? अंतरावंशीय और अंतराकिस्मीय। अगला है किसी पौधे में ऐच्छिक गुणों वाले जीन को डालने से आनुवंशिकी रूपांतरित पौधे प्राप्त होते हैं। किसी पौधे में ऐच्छिक गुणों वाले जीन को डालने से आनुवंशिक रूपांतरित पौधे प्राप्त होते हैं। अगला है कृषि प्रणालियां तथा फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता, पानी की उपलब्धता पर भी निर्भर करते हैं। मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता, पानी की उपलब्धता पर भी निर्भर करते हैं। अतः ऐसी किस्में अधिक उपयोगी है जो विविध जलवायु परिस्थितियों में भी उग सके। अगला है धन अथवा आर्थिक परिस्थितियां किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों तथा कृषि तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? धन अथवा आर्थिक परिस्थितियां। अगला है किसान की लागत क्षमता फसल तंत्र तथा उत्पादन प्रणालियों का निर्धारण करती है। किसान की लागत क्षमता फसल तंत्र तथा उत्पादन प्रणालियों का निर्धारण करती है। कौन करती है? किसान की लागत क्षमता। अगला है पौधों के लिए 16 पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। कितने? पौधों के लिए 16 पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 13 पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं। कितने? 13 किससे होते हैं? मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन 13 में से 6 अधिक मात्रा में चाहिए, अतः इन्हें वृहद पोषक तथा शेष 7 पोषकों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इस कारण इन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं। अगला है खाद मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं। मिट्टी की संरचना में कौन सुधार करता है? खाद। ये पोषक कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण कर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। अगला है उर्वरक व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक है। उर्वरक क्या है? व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक है। अगला है ये सामान्यतः पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रदान करते हैं। अगला है उर्वरकों का सतत उपयोग मिट्टी की उर्वरता को घटाता है। उर्वरकों का सतत उपयोग जो होता है ना, उससे उर्वरता घटती है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती है। इससे सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध हो जाता है। अगला है कार्बनिक खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, पीड़कनाशी एवं शाकनाशी आदि का उपयोग बहुत कम एवं बिल्कुल नहीं किया जाता है। बहुत कम या बिल्कुल नहीं किया जाता है, वह कार्बनिक खेती होती है। इस खेती में अधिकाधिक कार्बनिक खाद
कृषि अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, जैविक कारकों जैसे नीलहरित शैवाल का संवर्धन, जैविक उर्वरक आदि का उपयोग किया जाता है। अगला है, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाना मिश्रित फसल कहलाता है। दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाना मिश्रित फसल कहलाता है। अगला है, मिश्रित फसल का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो। मिश्रित फसल का चुनाव करते समय यह ध्यान रखें कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो, जिससे मृदा में उपस्थित पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सके। अगला है, किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को फसल चक्र कहते हैं। अगला है, फसल सुरक्षा हेतु कीट पीड़कों का नियंत्रण यांत्रिक एवं जैविक विधियों द्वारा करना रासायनिक विधियों की अपेक्षा अधिक उत्तम है। पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। इसके अंतर्गत पशुओं को भोजन देना, उनके आवास की उचित व्यवस्था, प्रजनन एवं उनके रोगों पर नियंत्रण आदि कार्य किए जाते हैं। यह था एनसीईआरटी साइंस के 9th क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट का पार्ट 1 था। साइंस एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट का पार्ट 2 भी जल्दी ही लाने वाले हैं। आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले पार्ट के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले सेशन में।